अब हम आते सेक्शन नंबर 109 के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बात करी गई है। अब ये नया सेक्शन ऐड हुआ है एंड इसके अलावा आप देखोगे आगे सेक्शन नंबर 110 एंड 111 ये भी नए एडिशंस हैं इस नई आईपीसी में। पुराने आईपीसी में इनके बारे में बात नहीं होती थी। ओके, अब इसमें बोला क्या गया 109 में? इसमें बोला गया है कि अगर आप एक कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो उस केस में 109 में आपको सजा हो सकती है। अब यहाँ पे एक अनलॉफुल एक्टिविटीज की लिस्ट गिवन है, किडनैपिंग, रॉबरी वगैरह, यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है, बट दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूडिंग शब्द का यूज किया गया है। अब अगर इंक्लूडिंग शब्द का यूज किया गया है तो हम इसमें यही समझेंगे कि इनके अलावा कोई और ऑफेंसेस को भी इस लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, 109 के लिस्ट में यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस एक बंदा या फिर एक गैंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप एक गैंग के पार्ट बन के ये सारे ऑफेंसेस कमिट कर रहे हो देन इन दैट केस जो गैंग की स्ट्रेंथ है वो मिनिमम 3 बंदों की होनी चाहिए। ओके, एंड अगर आप अकेले कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक ही बंदा ये सारे के सारे काम रेगुलरली कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि ऑफेंस जो है वो एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होना चाहिए। 109 तभी अट्रैक्ट होगा जब रेगुलर बेसिस पे आप ये सारे ऑफेंसेस कमिट कर रहे हो। सपोज ए बी सी की एक गैंग बनी हुई है एंड ए रेगुलर बेसिस पे रॉबरी करते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे साइबर क्राइम कमिट करते हैं। ओके, या फिर रेगुलर बेसिस पे ये लैंड ग्रैबिंग करते हैं। सारी जो लिस्ट है सेक्शन में गिवन है हमें। लैंड ग्रैबिंग का ये मतलब है कि जमीन को हथियाते हैं ये इलीगल तरीके से। तो यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 109 में इनको लेके आएंगे बिकॉज इन्होंने यहाँ पे चीज का धंधा ही बना लिया है, इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पे 109 अट्रैक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो बंदे हैं जो ये ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं इनको एक बेनिफिट भी ऑब्टेन होना चाहिए। ओके, अब बेनिफिट कुछ भी हो सकता है। सपोज कुछ पैसे इनको ऑब्टेन हो रहे हैं, इन्होंने रॉबरी करी है, इससे उन्होंने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इट इज कॉल्ड अ बेनिफिट आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज दैट दे हैव डन। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग चीजों की हमको डेफिनेशन गिवन है। बेनिफिट का हमने पढ़ा है कि ये प्रॉपर्टी भी हो सकता है या फिर ये एक इंटेंजिबल चीज भी हो सकती है। सपोज ABC सिर्फ फन में एंटरटेनमेंट के लिए ये रॉबरी करते रहते हैं, तो दिस एंटरटेनमेंट ऑल्सो विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बेनिफिट। ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी, एडवांटेज, सर्विस, एंटरटेनमेंट, the use of or excess of property or facilities and anything of benefit to a person, whether or not it has any inherent or tangible value। यानी बेनिफिट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई tangible वैल्यू हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर्टी उसको मिलेगी रॉबरी से। अगर उसको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, उसको सिर्फ मजा ही आ रहा है सब काम करके, तो भी हम बोलेंगे दैट ही इज रनिंग एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कुछ लोग होते हैं ये काफ़ी सैडिस्ट होते हैं, इस पर काफ़ी मूवीज भी बनी हुई है, ये सिर्फ अपनी सैडिज्म को मिटाने के लिए क्राइम्स कमिट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा एक विलन, उसमें जो हृदय देशमुख का करेक्टर था वो सिर्फ अपने सैडनेस को मिटाने के लिए मर्डर करता था लोगों के, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट कर रहा है बिकॉज वो एक रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहा था। ओके, रेगुलर बेसिस पे वो जो मर्डर वगैरह है वो कर रहा था। ओके, अब यहाँ पे जो मर्डर का ऑफेंस है वो यहाँ पे गिवन नहीं है। 109 में मर्डर के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करी गई है, बट हमने देखा है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग शब्द का यूज किया गया।
इंक्लूडिंग शब्द का ये मतलब है कि कोई और ऑफेंस भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहो जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है वो आप कर सकते हो। ओके, अब हम आते थर्ड के ऊपर। इसमें बोला गया है एक एक्टिविटी को आप कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी तभी बोलोगे जब एक पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ या फिर एक पर्टिकुलर गैंग के खिलाफ चार्जशीट जो है वो एक से ज्यादा बार पिछले 10 साल में लॉन्च हो गई हो। यानी सपोज ABC की एक गैंग है, अब इनके खिलाफ पिछले 10 सालों में इन द लास्ट 10 years इनके खिलाफ 2 चार्जशीट्स रॉबरी की फाइल हो चुकी है एंड इन चार्जशीट्स के ऊपर जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं इन्होंने कॉग्निजेंस भी ले लिया है। ओके, अब ये सब चीज़ें जो हैं कॉग्निजेंस चार्जशीट इनके बारे में हम CRPC में देखेंगे, बट आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होता ही है होता ही होगा कि चार्जशीट जो है वो पुलिस फाइल करती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज ओवर एंड जब जो हमारे मैजिस्ट्रेट है वो चार्जशीट को एग्जामिन करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि कॉग्निजेंस का जो स्टेज है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब इसके बारे में जो डिटेल में हम CRPC में देखेंगे। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ समझनी है बस कि अगर इस पर्टिकुलर गैंग के खिलाफ 2 चार्जशीट्स यानी एक से ज़्यादा चार्जशीट्स पिछले 10 साल में फाइल हो चुकी है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर जो कि 4th डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। अब जो मेन पैरा है उसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में भी बात करी गई है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस करोगे, रेगुलर बेसिस पे आप इकोनॉमिक ऑफेंसेस करोगे देन वी कैन से कि आप एक ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो। ओके, तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यहाँ पे बताया गया है कि कौन से होते हैं, जैसे कि फ्रॉड होता है, ओके, या फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, उन सबको हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बोलते हैं कि इंक्लूड होंगे। ये लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम को करने का अटेम्प्ट करते हो, ओके, इन दैट केस अगर आपके काम से किसी बंदे की डेथ हो जाती है, सपोज ABC रेगुलरली रॉबरी कमिट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। अब इस अटेम्प्ट के दौरान इन्होंने डेथ कॉज कर दिया किसी बंदे की, इन दैट केस इनको आप डेथ पेनल्टी भी दे सकते हो। ओके, लेकिन अगर इस अटेम्प्ट के दौरान किसी बंदे की डेथ कॉज नहीं होती है, इन दैट केस इसको हम मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हो। तो अब अटेम्प्ट की पनिशमेंट इसी सेक्शन में हमको गिवन है। अब थर्ड जो इसका वो बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में, यानी कि अगर आप सपोज ABC जो है ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइज क्राइम का धंधा खोलेंगे। अभी इन्होंने कोई काम किया नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अभी ये, तो इस चीज़ की भी पनिशमेंट हमको क्लॉज 3 में गिवन है एंड यहाँ पे मिनिमम 5 years की पनिशमेंट गिवन है एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 4 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर सपोज आप एक जो क्राइम सिंडिकेट है, जो गैंग है, इसका आप एक मेंबर हो, तो सिर्फ इस मेंबरशिप के बेसिस पे भी आपको पनिश किया जा सकता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट गिवन है। ओके, तो जस्ट मेंबरशिप इज ऑल्सो एन ऑफेंस। और यहाँ पे फाइन का भी प्रोविजन है जो कि मिनिमम 5 lakhs का फाइन आप पे लगाया जा सकता है। अब दूसरा क्लॉज 5 है, ये बोलता है कि अगर किसी को पता है कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम ऑपरेट कर रही है, सपोज एक बंदा है, इसको पता है कि BCDE ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट कर रहे हैं, रॉबरी कमिट कर रहे हैं एंड सारा पैसा एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखते हैं। अब इस चीज़ की इंफॉर्मेशन
पुलिस को नहीं देता। ये सारी बात वो कंसील करता है पुलिस से। इन दिस पर्टिकुलर केस एक को भी आप पनिश कर सकते हो अंडर क्लॉज 5, यानी जो इस क्राइम के बंदों को शेल्टर दे रहा है, हार्बर कर रहा है, या फिर इनकी एक्टिविटीज को वो छुपा रहा है बाकी की दुनिया से, इस बंदे को भी आप क्लॉज 5 में पनिश कर सकते हो। यहां पे भी अटेम्प्ट की पनिशमेंट गिवन है। सपोज एक बंदा है, ये कोशिश करता है कि बी, सी और डी को ये शेल्टर दे दे, उनको ये हार्बर कर दे। अब यहाँ पे जो बी, सी, डी है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम चलाते हैं। ओके, ए ने बोला कि मेरे घर आके आप रुक जाओ, आपको मैं छुपा लूंगा। लेकिन जब बी, सी, डी आते हैं इनके घर पे, तब ये बोलता है कि मेरे घर में तो गेस्ट आए हुए हैं, आज मैं आपको नहीं छुपा सकता हूँ। अब अगले दिन बी, सी, डी पकड़े जाते हैं। यहाँ पे आप ए को अटेम्प्ट टू हार्बर की पनिशमेंट दे सकते हो। जो क्लॉज 5 है वो अटेम्प्ट टू हार्बर की पनिशमेंट दे सकता है, बिकॉज इन्हें कम से कम ट्राई तो किए है इनको हार्बर करने का। ओके, अब इसमें जो प्रोवाइजो गिवन है वो ये बोलता है कि एक वाइफ या एक हस्बैंड जो है वो अपने स्पाउस को हार्बर कर सकते हैं। सपोज एक वाइफ को पता है कि उसका हस्बैंड ऑर्गेनाइज क्राइम में डील करता है, लेकिन स्टिल वो उसको घर में आने देती है एंड उसके जो भी एक्टिविटीज हैं वो बाकी दुनिया से वो छुपाती है। यहाँ पे वाइफ को आप इस सेक्शन में पनिश नहीं कर सकते हो। क्लॉज 5 में आप वाइफ को पनिश नहीं कर सकते हो। ओके, बिकॉज प्रोवाइजो स्पाउसेस को बचाता है। अब जो क्लॉज 6 है इसका इसमें बोला गया है कि अगर जो ऑर्गेनाइज क्राइम आप कमिट कर रहे हो उससे आपने कुछ पैसे आपने कमाए हैं एंड इन पैसों से आप कोई घर वगैरह खरीदते हो या कोई भी इन पैसों से आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो उस प्रॉपर्टी को अगर आप होल्ड कर रहे हो, ओके, इन दैट केस क्लॉज 6 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, तो ऑर्गेनाइज क्राइम के पैसों से आप कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते हो। अब जो क्लॉज 7 इसमें बोला गया है कि अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम के पैसे से कुछ भी अपने पास वो पैसे रखते हो या कोई प्रॉपर्टी आप अपने पास रखते हो एंड इसकी इंफॉर्मेशन आप आईटी डिपार्टमेंट को नहीं बता पाते हो, सपोज आपके ऊपर रेड पड़ जाती है एंड आप नहीं बता सकते हो कि ये पैसे आपने कहाँ से लिए हैं, इसकी आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो, देन इन दैट केस क्लॉज 7 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, तो यही चीज के बारे में हमको सेक्शन नंबर 109 में समझना है। ओके, अब सेक्शन नंबर 110 के ऊपर हम आते हैं। ये बोलता है कि अगर आप पेटी थेफ्ट्स या पेटी ऑफेंसेस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इनको कमिट कर रहे हो, इन दैट केस सेक्शन नंबर 110 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे जो लिस्ट गिवन है, यहाँ पे तो ऐसा बोला गया है कि ये पेटी ऑफेंसेस हैं, लेकिन आप इनको देखोगे देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये पेटी ऑफेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी बड़े ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, लेकिन नाम इनको पेटी ऑफेंसेस दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एटीएम मशीन से पैसे चुराने का धंधा करते हो, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे स्नैचिंग करते हो, या फिर आप गाड़ियों को चुराने का काम करते हो, इन दैट केस अगर आप ये काम रेगुलरली कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1 साल की सजा मिल सकती है एंड मैक्सिमम यहाँ पे 7 years की पनिशमेंट मिल सकती है। तो वैसे तो यहाँ पे पेटी ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है, बट वी हैव सीन कि कितने बड़े चोरियों को यहाँ पे कवर किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हमको गिवन है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूडिंग शब्द का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी क्राइम दैट कॉजेज जनरल फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग सिटीजन्स रिलेटेड टू थेफ्ट ऑफ व्हीकल वगैरह वगैरह वगैरह, एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे
इंक्लूडिंग शब्द का यूज नहीं किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इन ऑफेंसेस की ही यहाँ पे बात करी गई है। इनके अलावा और कोई ऑफेंस जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमको यहाँ पे याद रखना बस। ये जो लिस्ट है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट स्टिल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से ऑफेंसेस को यहाँ पे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बोला गया। अब सेक्शन नंबर 111 के ऊपर हम आते हैं। ये बात करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में। ओके, इसमें बोला गया है कि एक पर्सन जो है वो एक टेररिस्ट एक्ट तब करेगा जब वो यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन कर रहा है। यानी ये कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे इंडिया की एकता को नुकसान पहुंचे या फिर इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको नुकसान पहुंचे, तो हम बोल सकते हैं इन दैट केस कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट हुई है। ओके, अब ये जो एक्ट है, जो ये टेररिस्ट का एक्ट है, ये इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया में बाहर बैठ के भी कोई बंदा ये काम कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ही कमिट्स एनी एक्ट इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। सपोज एक बंदा है ये कनाडा में बैठ के इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी को जो है ही इज प्लानिंग दैट, ए को भी हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 111 में पनिश कर सकते हैं। ओके, तो अब कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी या पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इन दैट केस यू आर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमको वेज भी गिवन है कि कौन से वेज में टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप बॉम्ब का यूज करके इंडिया की सिक्योरिटी को हार्म करते हो, या फिर आप कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के जरिए ये काम कर रहे हो। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वही होते हैं, सपोज एक बंदा है ये बहुत सारा पेट्रोल लेके आता है एंड सड़क के बीच में इसको वो फेंक देता है एंड आग लगा देता है। ये काम भी एक टेररिस्ट एक्ट होगा, बिकॉज इससे जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है एंड पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हो सकता है, वो ब्रीच हो सकता है। या फिर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक बायोलॉजिकल हैजार्ड है। सपोज ए बहुत सारी सिरिंजेस लेके आया है। अब सिरिंजेस जो हैं यानी जो इंजेक्शन है ये इन्फेक्टेड है। ए हजारों की तादाद में ये चीज़ लेके आया है एंड इंडिया में हर एक व्यक्ति को ये वो इंजेक्शन लगा रहा है। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस ए इज कमिटिंग अ एक्ट ऑफ टेररिज्म। यहाँ पे ए एक टेररिज्म का एक्ट कमिट कर रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पे बायोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में भी बात करी गई है। ओके, यहाँ ये जो बंदा है ये केमिकल्स, नॉक्शियस, पॉइजनस केमिकल्स यूज करके ये एक्ट को कमिट कर रहा है, तो भी हम इसको सेक्शन नंबर 111 में लेके आ सकते हैं। सेकंड इसका बोलता है कि अगर आप प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, ओके, या फिर आप कोई ऐसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हो जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सपोज ए जो है वो एक सिटी की जितनी भी पानी की पाइपलाइंस हैं उनको खराब कर रहा है, उनको वो काट रहा है। इस पर्सन को, ए को भी हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में लेके आ सकते हैं एंड इसको हम एक टेररिज्म एक्ट बोल सकते हैं। ओके, थर्ड इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको आप डैमेज कर रहे हो, देन ऑल्सो वी कैन से कि आप एक टेररिस्ट एक्ट कमिट कर रहे हो। ओके, अब जिसका फोर्थ पार्ट है उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट फंक्शनरीज को डरा रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो कि अगर आप हमारे साथियों को नहीं छोड़ोगे तो हम बॉम्ब प्लांट कर देंगे। अगर आप ये थ्रेटन भी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट की फंक्शनरी को, देन इन दैट केस वी कैन से कि यहाँ पे एक टेररिस्ट एक्ट कमिट हो चुका है। तो ये हमारा क्लॉज 4 बोलता है। अब इसका फिफ्थ है
वो ये बोलता है कि अगर आपने यूएपी एक्ट जो है उसमें कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, वहां पे एक लिस्ट ऑफ डिटेल्स गिवन है, वहां पे आपने उस टाइप का कोई ऑफेंस कमिट किया है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट यू हैव कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट। ओके, अब जो क्लॉज 2 है इसका, इसमें आपको पनिशमेंट्स गिवन है फॉर टेररिस्ट एक्ट्स। अब ये जो पनिशमेंट्स हैं इनके लैंग्वेज जो है वो 110 की तरह ही है। देखोगे आप इसमें कॉन्स्पिरेसी की अलग से पनिशमेंट गिवन है, मेंबरशिप की अलग से पनिशमेंट गिवन है, हार्बरिंग या कंसीलमेंट की अलग से पनिशमेंट गिवन है। ओके, अगर आपने जो हमें एक्ट किए हैं टेररिज्म का, उन पैसों से, यानी जो पैसे आपको मिले हैं उन पैसों से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके अलग से पनिशमेंट आपको गिवन है। तो जो पनिशमेंट्स का नेचर है वो सेम है, लेकिन आप देखोगे कि जो पनिशमेंट्स का टर्म है वो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होगा। 10 साल की जगह सपोज लाइफर दे दी, वो चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जो नेचर ऑफ पनिशमेंट्स है वो सिमिलर है एज कम्पेयर टू सेक्शन नंबर 110। ओके, तो ये आप एक बार देख लेना। एज सच जो पनिशमेंट्स हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आईपीसी में आपसे सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो पूछता है। पनिशमेंट्स बहुत रेयरली आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, ये ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे जो टेररिस्ट है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसमें बोला गया है कि कौन से पर्सन्स को हम टेररिस्ट बोलेंगे। इसका फर्स्ट बोलता है कि अगर कोई बंदा कोई वेपन्स वगैरह डेवलप करता है फॉर डूइंग दीज पर्टिकुलर एक्ट्स, अगर वो टेररिज्म एक्ट करने के लिए वेपन्स को डेवलप करता है या फिर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह वो डेवलप करता है, तो उसको हम बोलेंगे दैट पर्सन इज अ टेररिस्ट। सेकेंड इसका बोलता है कि अगर कोई बंदा जो ये एक्ट्स हैं इनको कमिट करने का ट्राई करता है या फिर इनको कमिट करने की कॉन्स्पिरेसी करता है, उसको भी हम टेररिस्ट बोलेंगे। थर्ड इसका बोलता है कि अगर कोई बंदा एज अ प्रिंसिपल और एकम्प्लिस इन एक्ट्स में पार्ट लेता है, यानी मेन बंदा भी हो सकता है या फिर अगर कोई बंदा इन टेररिस्ट को हेल्प करता है, उनको भी हम बोलेंगे दैट दे आर टेररिस्ट्स। अब जो उसका बी है ये बोलता है कि प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो हमको यूएपी एक्ट से निकालनी है। अब जो डेफिनेशन है ये आपको ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन कहाँ गिवन है हमें, तो ये हमको यूएपी एक्ट जो है वहां पे गिवन है। अब जो उसका सी है ये बोलता है कि एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट में कौन से लोग इंक्लूड होंगे। ओके, इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी ग्रुप इन एक्ट्स में पार्टिसिपेट करता है या फिर इनकी प्रिपरेशन करता है या फिर वो इन एक्ट्स को प्रमोट करता है, यहाँ पे इस चीज़ को भी एक तरह से बोला गया है दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल आल्सो बी कंसीडर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में भी काफ़ी सारी एंटिटीज़ को इसी ग्राउंड पे यूएपी एक्ट में लेके आए हैं बिकॉज दे वर प्रमोटिंग टेररिज्म। फिफ्थ जिसका बोलता है कि अगर आप इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो देन ऑल्सो यू विल कम अंडर दिस लिस्ट। या फिर आप नॉर्मली टेररिज्म में इन्वॉल्व हो या फिर आपका जो नाम है वो यूएपी एक्ट में ऑलरेडी गिवन है, देन यू कैन बी कॉल्ड अ टेररिस्ट ग्रुप। ओके, तो यही चीज़ों के बारे में सेक्शन नंबर 111 बात करता है एंड दिस इज अ न्यू प्रोविजन। ओके, पहली पुराने आईपीसी में जो टेररिज्म था उससे रिलेटेड डायरेक्टली कोई प्रोविजन नहीं था। ओके, तो आपको प्रीलिम्स के हिसाब से भी ये चीज़ याद रखनी है दैट सेक्शन नंबर 109, 110 एंड 111 दीज आर द न्यू सेक्शंस इन आईपीसी जो कि डील करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से और टेररिज्म से। ओके, इसका जो 112 है उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन
किसी दूसरे बंदे को बॉडीली पेन कॉज करता है, या फिर डिजीज दे देता है, या फिर इन्फर्मिटी कॉज करता है, in that case we can say that hurt has been caused. Suppose A B को मुक्का मारता है, यहाँ पे B को bodily pain हुई है, that is why we can say that A has caused bodily pain to B and A has caused hurt to B. Okay. या फिर A B को जानबूझ के कोई डिजीज दे देता है. सपोज A को जुकाम था बहुत तेज, एंड जानबूझ के वो बी के सामने आ रहा है बार बार ताकि बी को भी जुकाम हो जाए. यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट ए हैज कॉज्ड हर्ट टू बी. ओके, तो यहाँ पे जो स्कोप है, हर्ट का स्कोप जो है वो काफी ज्यादा वाइडन अप हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ दिस डिजीज एंगल. ओके, अब सेक्शन नंबर 113 के ऊपर हम आते हैं. इसमें हर्ट की हमको जो पनिशमेंट है वो दी हुई है, और इसमें बोला गया है कि वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट क्या होता है. अब इसमें बोला गया है कि आप हर्ट के लिए पनिशमेंट तभी करोगे जब वॉलेंटरीली आपने हर्ट कॉज किया. सपोज ए ने बी को गलती से डिजीज दे दिया, उसको छींक आई, उसने हाथ नहीं रखा मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से जो कोल्ड ए को हुआ था वो बी को भी हो गया. अब यहाँ पे ए ने जानबूझ के बी को डिजीज नहीं दी है, वॉलेंटरीली उसने बी को डिजीज नहीं दी है, एंड दैट इज वाई हम ए को यहाँ पे हर्ट के लिए पनिश नहीं करेंगे. लेकिन अगर जानबूझ के वो बी के मुंह के सामने आके छींक रहा है, उसको वो कोल देना चाहता है, इन दैट केस ए कैन बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट टू बी. ओके, तो ये आपको थोड़ा वॉलेंटरीली का एंगल है वो ध्यान रखना है. यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम जो है 1 ईयर तक की हो सकती है फॉर कॉजिंग हर्ट.